नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी में। तो जो क्रॉप फिजियोलॉजी की सेकंड सेमेस्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी और CSDM यूनिवर्सिटी की जो श्रृंखला लगातार आपकी चल रही है, तो उसी श्रृंखला में आज का जो 5वां वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो वीडियो को पूरी तरीके से प्लेलिस्ट बना दी गई है और उसको लगातार एक हायरार्की से क्रमबद्ध तरीके से देखते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप लोग एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी से सीधे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक से, और तीनों जगह से, हर जगह से आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको बाय द फिर लिंक नहीं मिलता है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको तुरंत जोड़ दिया जाएगा। ये जो दो नंबर दिख रहे हैं, ये ओरिजिनल नंबर है, आप इन पे व्हाट्सएप या कॉल करिएगा, आपको तत्काल जोड़ दिया जाएगा। और जो भी अपडेट्स रहेंगे, सारी अपडेट्स जहाँ से सेमेस्टर से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको तुरंत मिलती रहेंगी। मॉडल पेपर व समाधान, टीचर सपोर्ट, सारी चीज़ें मिलती रहेगी। और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में हूबहू आने वाले हैं, वही क्वेश्चन हम आप लोगों को आपके समझ लाते हैं। पूरा सिलेबस और उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर पेपर, जो पुराने पेपर पूछे गए हैं, उन दोनों का एक मिक्सर जोड़ के आपके सामने सारे प्रश्नों को प्रस्तुत किया जाता है। और अगर आपके बैक वगैरह लग रही है तो उसका पूरा समाधान हमारे यहाँ क्लियर किया जाएगा। और आप एक बार आइएगा, पूरी तरीके से हम इंडेक्स को क्लियर करते हैं। तो हमारे पहला पार्ट हो चुका है आपके सिलेबस का क्रॉप फिजियोलॉजी का, दूसरा भी हो चुका है और तीसरा भी हो चुका है और चौथा भी हो चुका है। आज चौथे पार्ट का कुछ छूट गया था, उसी को देखेंगे, जो कि डिफिशियंसी सिम्टम्स ये हो चुका था। ठीक है, तो बिना समय गवाए वापस चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 से 41 से शुरू करते हैं। तो इसके सिलेबस का जो टॉपिक है वो क्या है? सिलेबस के टॉपिक का नाम है न्यूट्रिएंट अपटेक मैकेनिज्म। 41 से 50 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ से चलेगी, फिर उसके बाद में आगे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, खनिजों का अवशोषण मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है? तो जो रूट हेयर होती हैं, जो जड़ के नीचे जो रूट हेयर होती हैं, उनके द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा? मूल जड़ रोम द्वारा। 42 क्वेश्चन, खनिज अवशोषण के दो प्रकार कौन से होते हैं? एक पैसिव और एक एक्टिव, सक्रिय और निष्क्रिय, हिंदी में सक्रिय और निष्क्रिय। 43 क्वेश्चन कहता है, 43 क्वेश्चन, एक्टिव अपटेक किस पर निर्भर करता है? तो भाई किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो भाई ये किस पे निर्भर करता है? तो ये ऊर्जा पे निर्भर करता है। किस पे? ऊर्जा, यानी एटीपी भी दे सकता है, केवल एटीपी। अगला क्वेश्चन नंबर 44, पैसिव अपटेक का माध्यम क्या है? तो विसरण और मास फ्लो, विसरण और मास फ्लो। 45 नंबर क्वेश्चन, आयनों का चयनात्मक परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा झिल्ली। क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, लगातार क्वेश्चन को देखते चलिएगा, समय कम बचा हुआ है। ठीक है, अगला 46 नंबर, सिम्प्लास्टिक पथ क्या होता है? सिम्प्लास्टिक प्लस पथ क्या होता है? तो कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट से होकर एक प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा। ठीक है, एपोप्लास्टिक पथ क्या है? तो ये कोशिका भित्ति और इंटरसेलुलर स्पेस से होकर गुजरने वाला एक चरण है। ठीक है, 48 कैस्पेरियन पट्टी किसमें होती है? तो इंडोडर्मिस में। कैस्पेरियन पट्टी किसमें होती है? इंडोडर्मिस में। कैस्पेरियन पट्टी किसे नियंत्रित करती है? तो ये आयन प्रवाह को एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट में। ऐसे भी पूछ सकता है कि कैस्पेरियन पट्टी का संबंध किससे? तो आयन प्रवाह से। ठीक है, आयन प्रवाह से। 50 क्वेश्चन, कौन सा ऊतक खनिजों के लंबवत परिवहन में सहायक है? तो जाइलम। ठीक है, खनिजों के लंबवत परिवहन में इस तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ। दूसरा जो सिलेबस का आपका टॉपिक है क्रॉप फिजियोलॉजी का, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, लाइट एंड डार्क रिएक्शन यानी जो प्रकाशिक और अंधकारिक जो आपकी क्रियाएं हैं, उनसे संबंधित 1 से 20 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन की श्रृंखला इससे संबंधित मिलेगी। इससे कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई? प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है फोटोसिस्टम। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि फोटोसिस्टम क्या है, एक इकाई है, क्या है? ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश क्रिया स्थल होता है तो कहाँ होता है भाई? किस मेम्ब्रेन में होता है? तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। प्रकाश क्रिया का उत्पाद क्या है? तो दो ही चीज़ें होती हैं, एक ऊर्जा संबंधित यानी एटीपी और दूसरा NADPH। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन किस प्रक्रिया में बनती है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी जल विघटन से क्या बनता है? ऑक्सीजन। ठीक है, जल का विघटन कहाँ होता है? जल का विघटन होता है PS सेकेंड अवस्था में। PS सेकेंड, जल का विघटन PS सेकेंड में। NADPH का निर्माण किससे होता है? तो PS
फर्स्ट अवस्था से, ठीक है। तो ये अवस्थाएं होती हैं, तो पीएच फर्स्ट अवस्था से NADPH का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया। डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? तो डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम केल्विन चक्र है। केल्विन चक्र को ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि उसे हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन, ठीक है। केल्विन चक्र कहाँ होता है? तो ये स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा और ग्रेमा आपने पढ़े होंगे, तो स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। कहाँ होता है भाई? स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन की मुख्य एंजाइम कौन सा है? तो रूबिस्को। रूबिस्को बहुत इंपॉर्टेंट, BBIP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रूबिस्को। अगला क्वेश्चन नंबर 10। अब रूबिस्को से ही पूछ लिया है, रूबिस्को किस गैस को फिक्स करता है? तो किसे करेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को। किसे? कार्बन डाइऑक्साइड को। 11 नंबर। C3 चक्र में स्थिर उत्पाद कौन सा है? तो कौन सा स्थिर उत्पाद है? फास्फोग्लिसरेट। फास्फोग्लिसरेट 3 फास्फोग्लिसरेट। तो इसे इतना भी पूछ सकता है 3 PGA। तो PGA का मतलब फास्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो एक एक चीज़ ध्यान देते चलना बारीकी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12। ATP का उपयोग किस रिएक्शन में होता है? ATP का उपयोग किस रिएक्शन में होता है? तो भाई केल्विन चक्र में होता है। ATP का संबंध केल्विन चक्र से। प्रकाश क्रिया में उत्सर्जित ऑक्सीजन का स्रोत है तो जल। कौन सा? किसका ऑक्सीजन होता है? तो जल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। नॉन साइक्लिक फोटो, देखिए इस क्वेश्चन को आप हटा सकते हैं, ये अभी जरूरी नहीं है, इस क्वेश्चन को आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में नहीं बनता है, क्या नहीं बनता है? NADPH नहीं बनता है, NADPH नहीं बनता है। अगला, NADP को NADP प्लस को NADPH में कौन परिवर्तित करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, केवल आपको बारीकी से पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो कौन करता है भाई? कौन परिवर्तित करता है? तो फेराडाक्सिन, NADP और रिडक्टेस, ठीक है। अगला 17 नंबर। केल्विन चक्र को किस वैज्ञानिक ने खोजा था? तो मेल्विन केल्विन। किस प्रकार की प्रतिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है? तो लाइट रिएक्शन। भाई सिंपल सा है, सूर्य के प्रकाश में लाइट रिएक्शन। स्टोमेटा प्रकाश संश्लेषण में कैसे सहायक होते हैं? तो CO2 प्रवेश द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवेश द्वारा। 20 नंबर। प्रकाश प्रतिक्रिया में कितने फोटॉन ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं? तो कई सौ करते हैं, 200, 300, कई सौ हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला आप सिलेबस का टॉपिक जो आपका है केम प्लांट, C3, C4 और केम पौधों का जो अध्ययन किया गया है उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो 21 से 40 तक जो आपकी प्रश्नोत्तरी होने वाली है वो C3, C4 और केम प्लांट से संबंधित है, ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन 21 जो है, C4 पौधों में पहला स्थिर उत्पाद होता है तो कौन सा होता है? ऑक्सालोएसेटेट, OAA, ठीक है। अगला 22 क्वेश्चन 22 नंबर। C4 पौधे में CO2 फिक्सेशन होता है तो मेसोफिल में। किसमें होता है भाई? मेसोफिल में, बहुत बढ़िया। 23 नंबर। पौधों में प्रकाश शोषण सामान्य है तो हाँ। C3 पौधों में प्रकाश शोषण सामान्य है तो हाँ, ठीक है। मतलब C3 पौधों में जो प्रकाश शोषण जो होता है वो एक सामान्य सी बात होती है, ठीक है, एक जनरल सी बात है। C4 चक्र की मुख्य एंजाइम कौन सा है? तो PAP कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम, ठीक है, PEP कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम। अगला, C4 पौधे अधिकतर पाए जाते हैं कहाँ? तो गर्म एवं शुष्क क्षेत्रों में। तो भैया गर्मी और सूखे क्षेत्रों में, ठीक है, शुष्क क्षेत्रों में। C4 चक्र को किसने खोजा था? बहुत इंपॉर्टेंट, BBIP, ठीक है, किसने खोजा था? तो हैच और स्लाक ने। अगला 27 प्रश्न। केम पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भाई रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कैक्टस वगैरह, तो ये केम पौधे हैं। कैक्टस हो गया, अनानास हो गया, ठीक है। 28 केम पौधों में CO2 अवशोषण कब होता है? तो रात में होता है। कब होता है भैया? शाम के समय होता है, ठीक है। 28 क्वेश्चन रात में। 29 केम पौधे कौन से हैं? तो वही कैक्टस, एगेव, ठीक है, एगेव छोड़ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा एक नज़र से देखते चलना, ठीक है। अगला 30 नंबर, 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30, बहुत बढ़िया, हम लोग 30 नंबर पे पहुंच चुके हैं, यानी 30 नंबर ये और ऊपर वाले क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी हम 70 प्रश्नों की श्रृंखला एक बहुत ही कम समय में पूरी कर लेंगे, ठीक है। 70 क्वेश्चन होने वाले हैं धीरे धीरे आपके। तो 30 नंबर क्वेश्चन, C4 और केम में समानता क्या है? तो क्या समानता है दोनों में, C4 और केम में? तो CO2 का प्रारंभिक स्थिरीकरण, ठीक है, CO2 का प्रारंभिक स्थिरीकरण पैपकेस द्वारा, ठीक है। अगला, C3 पौधों में फोटो रेस्पिरेशन अधिक होता है, बिल्कुल अधिक होता है। C3 पौधों में C4 और केम पौधों से ज़्यादा फोटो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अगला, C4
32 नंबर, C4 पौधों की पत्तियों में कौन सी विशेष संरचना पाई जाती है? तो क्रांजेनोटॉमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ पक्का फंसेंगे, ठीक है। अगला 33 क्वेश्चन, 33 यही क्वेश्चन की असली डिमांड होती है और यही क्वेश्चन का मुख्य टॉपिक होता है। जो बाकी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा हो सकता है अटपटे लगे, लेकिन यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे कि आते कहाँ से, तो यहीं से आते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम सिलेबस को पकड़ते हैं कायदे से और पीवाई की उठा के पूरा अच्छे ढंग से आपके सामने जो वीडियो होता है उसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। 33 नंबर, बहुत अच्छा। 33 नंबर क्या है? C4 चक्र की दूसरी जगह CO2 फिक्सेशन कहाँ होती है? तो भाई कहाँ होगा? तो बंडल शीत कोशिकाओं में, ठीक है। तो कौन सी सेल होती हैं? तो बंडल टाइप की होती हैं, तो बंडल शीत कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अगला, केम पौधे जल की बचत करते हैं। बिल्कुल, केम पौधे वाटर की बचत करते हैं, वही मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि किस तरीके से ये CO2 को दिन में बचाते हैं, वही सब, ठीक है। 34 हो गया। 35, C4 पौधे फोटो रिस्पिरेशन को कैसे रोकते हैं? कैसे रोकते हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च एकाग्रता बनाए रखकर। 36 नंबर, C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दक्षता क्या होती है? कम की अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है। किसमें? तो ऐसे भी पूछ सकता है किन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दक्षता अधिक होती है? C3, C4, तो C4, ठीक है। किसमें? C4 में, बहुत अच्छा, C4। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। पौधों के C3 पौधों के उदाहरण है, तो भाई गेहूं हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया। इनकी एक ट्रिक देख लीजिएगा और जल्दी में वो वीडियो अपलोड कर दूंगा एक शॉर्ट लिस्ट बना के, तो कौन सा C3 C4 क्या प्लांट है, इनको ज़िंदगी भर नहीं बोल पाओगे, ठीक है, बहुत ही जल्द आएगा। 38, C4 पौधों के उदाहरण है। C4 पौधे के उदाहरण है तो मक्का, गन्ना, ज्वार। केम चक्र में CO2 किस में संग्रहित होता है? बताओ भाई, किस में संग्रहित होता है? तो मैलिक एसिड में। किसमें? मैलिक एसिड में, बहुत बढ़िया। 40 नंबर, केम पौधे दिन में CO2 क्यों नहीं लेते हैं? कौन बताएगा भाई? कोई नहीं बताएगा क्यों नहीं लेते हैं। ये एग्री ज्ञानपीठ पर ही आपको देखने को मिलेगा, केवल एग्री ज्ञानपीठ पर। जलहानि से बचने के लिए केम पौधे दिन में किसका यूज करते, किसको नहीं लेते? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला 41 नंबर देखिएगा, अब आपका ऊपर वाला पार्ट जो है वो कवर हो चुका है। नेक्स्ट सिलेबस का जो आपका पार्ट है वो है रेस्पायरेशन, ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल, ठीक है, TCA साइकिल। अगला क्वेश्चन 41 नंबर शुरू हो जाता है नेक्स्ट सिलेबस के पार्ट से। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? बहुत जरूरी होता है। आधे तो लगाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, कोई लगाएगा केंद्रक में, लेकिन ये भाई साइटोप्लाज्म में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। BBIP ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, हूबहू यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। 42 नंबर, TCA चक्र कहाँ होता है? TCA चक्र कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। भाई सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ना दिया हो, केवल मैट्रिक्स दिया हो, तब आप क्या बोलेंगे कि मैंने पढ़ा ही नहीं था। क्यों नहीं पढ़ा था? क्योंकि आपने एग्री ज्ञानपीठ नहीं देखा था। अगला 43 नंबर, 43 नंबर, बहुत सही। 43 क्वेश्चन, ETC कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर, अंदर की झिल्ली होती है, आंतरिक झिल्ली पर क्या होता है? ETC, ठीक है। 44 नंबर, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पाइरूवेट। TCA चक्र का पहला उत्पाद क्या है? साइट्रेट। पहला उत्पाद क्या है भाई? साइट्रेट। 46 नंबर, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने ATP बनते हैं? तो लगभग 36 से 38 ATP। 36 से 38। तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण, और शब्द ध्यान रखना, पूर्ण ऑक्सीकरण पूछ रहा है, 36 से 38 ATP। अगला 47 नंबर, बहुत बढ़िया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? सेल की पावर हाउस, से तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, NADH और FADH2 किस चक्र से बनते हैं? तो भाई ये TCA चक्र से बनते हैं, जो TCA चक्र हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं। देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। लोग TCA चक्र NADH से दो क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाते हैं, और ढूंढते तो बहुत गहराई से। भाई आपको ज़्यादा PhD नहीं करना है, ठीक है, आपको यही क्वेश्चन एग्जाम की रियल डिमांड बताते हैं, ठीक है। अगला 49 क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP बनते हैं? बताओ भाई। नेट ATP पूछा है, नेट 2 ATP, बहुत बढ़िया। EIC की अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकार्यता होती है, तो क्या होती है भाई? ऑक्सीजन। ETC का संबंध भी डायरेक्ट O2 से है, ठीक है, तो भाई ध्यान रखना। अगला 51, एनारोबिक रेस्पिरेशन का उत्पाद क्या होता है भाई? एनारोबिक रेस्पिरेशन का उत्पाद क्या होता है बताओ? एथेनॉल या लैक्टिक एसिड। 52 नंबर 52, साइट्रिक एसिड चक्र की खोज करता कौन भाई? कौन ऐसा था जिसने साइट्रिक एसिड की खोज की थी भाई? हांस क्रेब्स, वाह क्या बात है। पाइरूवेट से एसिटाइल CoA
कहाँ बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। भाई देखो ये छप जाएंगे आपके दिमाग में, यही छप जाएंगे और डायरेक्ट आप एग्जाम में लगा के आना यहाँ ऐसा पढ़ा था, और रियल में ये सही हो जाएंगे, क्योंकि ये सिलेबस के ढंग से है, क्योंकि सिलेबस का पूरा टॉपिक पूरा निचोड़ दिया गया है और पूछेगा कहाँ? सिलेबस से ही। अगर आपने सिलेबस को ढंग से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, देखा हुआ है और मेरे वीडियो की बातें ही सुन ली हैं, तो भाई काम बहुत तगड़े से होगा। ATP का पूरा नाम भाई बचपन से पढ़ रहे हो, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आपने 70 क्वेश्चन के करीब कर लिए हैं, ठीक है। 55 55। ATP सिंथेस कहाँ करता है, कहाँ कार्य करता है ATP? तो भाई कहाँ करेगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अगला है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, कहाँ होता है भाई? ETC में होता है। कहाँ होता है? ETC में कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? आप लोग सोचते होंगे कि भाई ETC ये बात क्यों बार बार आ रहा है, ये जब एग्जाम में आएगा तब भी आपकी खोपड़ी खाएगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया कि अभी से इसको पढ़ के चले जाओ। ETC सिलेबस में बहुत ढंग से दिया है। तो ETC में कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? 4 होते हैं, 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक। बहुत बढ़िया। 57 के बाद 58 नंबर। NADH से मिलने वाले ATP की संख्या कितनी होती है भाई? NADH से मिलने वाले ATP की संख्या = 3 होती है। कितनी होती है भाई? 3 होती है। 59 नंबर। FADH2 से ATP बनते हैं लगभग दो, सब दो ही दो चल रहा है। सबसे अधिक NADH बनते हैं किसमें बनते हैं भाई? TCA चक्र में, TCA चक्र में। आँख मूंद के मारना भाई, आँख मूंद के, कहावत है ना, आँख मूंद के आंसर, अगर आप बार बार इसको वीडियो को देखते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 61 नंबर। क्या है? इसको छोड़ सकते हो। 62 नंबर। रेस्पायरेशन की दर अधिक होती है, रेस्पायरेशन की दर अधिक होती है बीजों के अंकुरण के समय। जब बीज अंकुरित होता है उस समय रेस्पायरेशन की दर सबसे अधिक होती है भाई, ठीक है, सबसे अधिक होती है। अगला है 63 नंबर। फोटोसिंथेटिक उत्पादों का उपयोग होता है, तो कहाँ होता है भाई? श्वसन में होता है। कहाँ होता है भाई? श्वसन में। 64 नंबर। 46। पादपों में RQ की अधिकतम मान कितना होता है? तो 1, यानी 1 किसके लिए? वो भी ना कि फैट, केवल कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए। वसा के ऑक्सीकरण में RQ कितना होता है? तो 1 से ज़्यादा। इस तरीके के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन रिमूव कर सकते हो। क्या होता है, कुछ आपको सभी क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन छोड़ के भी आने हैं, ठीक है, क्योंकि आप ज्ञानपीठ अकेडमी से हो, नहीं तो सब पहचान जाएंगे भाई ज्ञानपीठ का बंदा है, ठीक है। अगला 66 नंबर आ गया। एनारोबिक रेस्पायरेशन पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो खमीर को मतलब ईस्ट कहते हैं, तो ईस्ट और खमीर दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है पाइरूवेट डाई कार्बोक्सिलेशन किसके बिना संभव नहीं? तो भाई किसके बिना संभव नहीं है? कोएंजाइम ए। 68 नंबर। रेस्पिरेशन की माप किससे होती है? तो भाई किससे होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किससे होती है? आज तक ये नहीं पढ़ा होगा। तो गैस एक्सचेंज द्वारा। किससे होती है? गैस एक्सचेंज द्वारा। श्वसन के दौरान CO2 उत्सर्जन का स्थान क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। 70 नंबर। ग्लाइकोलिसिस की तुलना ATP की उत्पत्ति ग्रॉस 4। ये क्वेश्चन शायद एक बार पूछ चुका है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, तो शायद एक बार पूछा है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस की कुल उत्पत्ति, ग्लाइकोलिसिस की कुल ATP उत्पत्ति जो ग्रॉस ATP होता है वो कितना होता है? 4A। अब देखो ये 70 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। बस आपका थोड़ा सिलेबस और बचा हुआ है, केवल मुझे लगता है कि 60-70 क्वेश्चन और बचेंगे, पूरा आपका क्राफ्ट फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। पूरा एक सिलेबस टू सिलेबस आपको बताया गया है। तो लगातार बने रहिएगा ज्ञानपीठ अकेडमी के साथ, और गिवन नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ डेली आपको क्विज और वीडियो और PDF सारी सामग्री एक जगह पर मिल जाती है, और आपको कहीं भी दौड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैक की समस्या से परेशान हैं तो केवल वीडियो को एक बार देखिएगा। अगर आप हाई परसेंटेज बनाना चाहते हैं 80%, 85%, 90%, तो केवल ज्ञानपीठ अकेडमी से जुड़कर आप जो सिलेबस की जो रियल डिमांड है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी CSCM यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम की जो रियल डिमांड है, उसी के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। बने रहिएगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।